नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो सच्चाई रखने जा रहा हूं वह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की एक डरावनी परछाई है जिसे देखकर शायद कोई भी माता पिता अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए। यह दास्तान है टूटे हुए भरोसे की। यह कहानी है खाकी वर्दी पर उठते हुए सवालों की, जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। और यह कहानी है उन ताकतवर चेहरों की जो दिन के उजाले में खुद को नेता और समाज सेवी और रहनुमा बताते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में मासूम सपनों और जिंदगियों के साथ बेरहमी से खेलते हैं। बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, वही शहर जहां हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों माता पिता अपनी सारी उम्मीदें, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और अपने दिल के टुकड़े भेजते हैं, इस भरोसे के साथ कि उनकी बेटी, उनका बेटा यहां पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, तो कोई बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, उस पिता की हालत क्या हुई होगी जिसने अपने फूल सी बेटी को डॉक्टर बनने के सपने के साथ पटना भेजा था, जिसने विदाई के वक्त उसके माथे को प्यार से चूमा था, हाथ में तिलकुट और दालमोट का डिब्बा थमाया था और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी, मेरी बेटी जरूर कामयाब होकर लौटेगी। लेकिन जब वह बेटी वापस आई तो वह डॉक्टर बनकर नहीं लौटी, बल्कि एक खामोश याद बनकर लौट आई। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे कि पटना के उन आलीशान और सुरक्षित माने जाने वाले हॉस्टलों की ऊंची दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, मैं हरी सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। आज इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है और सुरक्षित करना है। दोस्तों, 5 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए गहरे सदमे में धकेल दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गायत्री की नहीं, यह कहानी उस हर बेटी की है जो बड़े शहरों के चमकते हॉस्टलों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही है। लेकिन उसे शायद यह अंदाजा नहीं है कि जिस छत के नीचे वह खुद को सुरक्षित समझती है, वहीं की दीवारें भी खामोशी से यह जानती है कि आज रात किसका भविष्य अंधेरे मोड़ पर जाने वाला है। आज हम आपको ले चलेंगे शंभू गर्ल्स हॉस्टल के उसी कमरे तक जहां नियमों को नजरअंदाज किया गया, और आज हम उस सिस्टम से सवाल पूछेंगे जिसने एक टूटे हुए पिता से कहा था, तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो सच्चाई सामने आने वाली है वह आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जहानाबाद जिले के एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से। यह एक ऐसा परिवार था जो अपनी दिन रात की मेहनत से कमाए गए पैसों का एक एक रुपया सिर्फ इसलिए जोड़ रहा था ताकि उनकी बेटी अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। गायत्री इस घर की सबसे दुलारी संतान थी, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में सुलझी हुई और अपने माता पिता की आंखों का तारा। उसका सपना बिल्कुल साफ था, डॉक्टर बनना, सफेद कोट पहनना और बीमार लोगों की जिंदगी में राहत बनकर आना। उसी सपने को सीने से लगाए उसने अपना घर छोड़ा और पढ़ाई के लिए पटना आ गई। पटना वही इलाका जहां हर तरफ छात्रों की भीड़ दिखाई देती है, जहां हर दूसरी गली में कोचिंग संस्थान और छात्रावास बने हुए हैं। इस इलाके का नाम था चित्रगुप्त नगर। इसी चित्रगुप्त नगर में एक हॉस्टल था जिसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। बाहर से देखने पर यह हॉस्टल किसी मजबूत किले से कम नहीं लगता था।
चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे और लड़कियों के लिए नियम कायदे लिखे हुए बोर्ड पर साफ साफ दिखाई देते थे। कोई भी अभिभावक इसे देखकर यही सोचता होगा कि उसकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है। गायत्री के पिता ने भी बिल्कुल यही भरोसा किया था। 27 दिसंबर को छुट्टियों के दौरान गायत्री अपने घर जहानाबाद गई थी। घर पहुंचकर वो बेहद खुश थी। मां के हाथ का खाना, परिवार के साथ बिताया वक्त और कुछ दिनों का सुकून। 5 जनवरी तक वह अपने घर पर ही रही। उसे क्या पता था कि ये दिन उसके जीवन के आखिरी शांत पल साबित होंगे। यही तो आखिरी छुट्टियां थी जब वह बिना किसी डर और चिंता के अपने घर में हंस रही थी। 5 जनवरी की दोपहर थी, ठंड का मौसम, चारों ओर घना कोहरा। गायत्री के पिता उसे छोड़ने जहानाबाद स्टेशन तक आए थे। बेटी को विदा करते वक्त दिल थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन आंखों में उसके उज्जवल भविष्य के सपने भी साफ झलक रहे थे। पिता ने उसके हाथ में 11,000 रुपए दिए ताकि पटना में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। मां ने प्यार से तिलकुट और दालमोट का डब्बा थमा दिया जो गायत्री को बेहद पसंद था। स्टेशन पर खड़े खड़े बाप बेटी ने एक आखिरी सेल्फी ली। उस तस्वीर में गायत्री मुस्कुरा रही थी और पिता के चेहरे पर वो संतोष साफ दिख रहा था। दोपहर करीब 1:43 पर वह ट्रेन में सवार हुई और पटना के लिए रवाना हो गई। वह पूरी तरह हंसी खुशी अपने घर से विदा हुई थी। शाम लगभग 4 बजे गायत्री पटना पहुंचकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल आ गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित पहुंच गई है। रात करीब 9 बजे फिर से बातचीत हुई। गायत्री ने अपनी मां से कहा कि वह रोटी और सब्जी खाई है। उसकी आवाज में न डर था, न घबराहट, न कोई तनाव। वह बिल्कुल सामान्य थी, बल्कि खुश भी थी कि वह दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी। लेकिन वक्त के इरादे कुछ और ही थे। उस रात के बाद गायत्री की आवाज फिर कभी उस फोन पर वैसी नहीं सुनाई दी। अगली सुबह यानी 6 जनवरी की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी के साथ हुई। एक पूर्व फौजी जिनकी बेटी पहले से इसी हॉस्टल में रह चुकी थी, उनके माध्यम से गायत्री के पिता के पास एक फोन आता है। फोन पर सामने से कहा जाता है, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वह होश में नहीं है। जरा उस पिता की हालत की कल्पना कीजिए जिसने कुछ ही घंटे पहले अपनी बेटी की खिलखिलाती हुई आवाज सुनी थी। घबराहट में उन्होंने तुरंत हॉस्टल के वार्डन को फोन लगाया। वार्डन का नाम था नीतू। कांपती हुई आवाज में पिता ने पूछा, मैडम मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है? वह फोन क्यों नहीं उठा रही है? वार्डन का जवाब बेहद रूखा और टालने वाला था। उसने बिना कोई साफ साफ कहे बस इतना कहा कि हम लोग एक क्लिनिक पर हैं, आप जल्दी से यहां पहुंच जाइए। यह सुनते ही पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना एक पल गंवाए वे और उनके साले यानी गायत्री के मामा गाड़ी लेकर पटना की ओर निकल पड़े। अभी वो रास्ते में ही थे कि अचानक फिर से फोन की घंटी बजी। इस बार उधर से आवाज और भी ज्यादा घबराई हुई थी। कहा गया कि लड़की की हालत लगातार बिगड़ रही है, इसलिए उसे वहां से रेफर कर प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह सुनते ही पिता के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या कोई अचानक गंभीर बीमारी थी? लेकिन कल रात तक तो वह बिल्कुल ठीक थी, हंसकर बात कर रही थी। जब वे लोग अस्पताल पहुंचे तो शाम के करीब 7:30 बज चुके थे। वहां जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनकी वही लाडली बेटी जो कल मुस्कुराते हुए घर से गई थी, अब एक अस्पताल के बिस्तर पर
बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। पिता ने कांपती आवाज में वार्डन से सवाल किया, मेरी बच्ची को आखिर हुआ क्या है? सुबह हुआ, जगी क्यों नहीं? वार्डन की आंखों में अजीब सी बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने नजरें झुकाते हुए कहा कि वह देर रात तक पढ़ती रहती थी, इसलिए उन्हें लगा कि वह सो रही है। पिता का सब्र वही टूट गया। उन्होंने सवाल किया, अगर वह देर तक सो रही थी तो दोपहर के खाने के समय किसी ने उसे जगाया क्यों नहीं? शाम की चाय के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? आप लोग पूरे दिन कर क्या रहे थे? इन सवालों का वार्डन के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। वह चुप हो गई। तभी वहां डॉक्टर पहुंचे, लेकिन उनका व्यवहार भी कुछ असामान्य लगा। पहले उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, फिर थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में बोले कि आशंका है लड़की ने कुछ खा लिया है, कोई संदिग्ध पदार्थ। यह सुनते ही परिवार के लोग सन्न रह गए। गायत्री, जो मानसिक रूप से इतनी मजबूत थी, जो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, जो कल तक इतनी खुश थी, वह ऐसा क्यों करेगी? और अगर उसने कुछ खाया भी होता तो हॉस्टल के अंदर उसे ऐसा पदार्थ मिला कहां से? पिता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि सच कुछ और है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। 7 जनवरी को गायत्री के मामा और परिवार के कुछ अन्य लोग शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था जहां उनकी भांजी रहती थी। जैसे ही हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़े, वहां का माहौल देखकर उनका शक और गहरा हो गया। हॉस्टल में अजीब सी हलचल थी। तभी वहां मौजूद एक लड़की ने दबे हुए स्वर में मामा से कहा, भैया आप जिस कमरे को देखने आए हैं वहां तो सफाई करवा दी गई है। यह सुनते ही मामा चौंक गए। सफाई करवा दी गई है? जांच टीम ने कमरे का मुआयना तक नहीं किया और उससे पहले सब कुछ साफ कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि सबूत मिटाए जा चुके हैं। मामा ने सीधे वार्डन से सवाल किया कि कमरा साफ क्यों करवाया गया, उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? वार्डन ने जवाब में बस इतना कहा कि कमरा गंदा था, इसलिए साफ करवा दिया गया। जबकि जांच का सबसे बुनियादी नियम यही होता है कि जब तक घटनास्थल का जांच न हो जाए वहां पर कोई व्यक्ति नहीं जाता और ना ही वहां कोई भी सामान छूता है। लेकिन यहां तो सब कुछ इतनी जल्दी और सफाई से किया जा रहा था जैसे किसी कहानी की पटकथा पहले से ही तैयार हो। इतना ही नहीं, वार्डन ने पहले परिवार को बताया था कि दरवाजा तोड़कर गायत्री को बाहर निकाला गया। लेकिन जब मामा ने खुद जाकर दरवाजे की कुंडी देखी तो वह बिल्कुल सही सलामत थी। न कहीं टूट फूट, न किसी जबरदस्ती का निशान। इसका सीधा मतलब था कि दरवाजा तोड़ा ही नहीं गया था। या तो वह पहले से खुला था या फिर किसी ने चाबी से उसे खोला था। यहीं से झूठ की पहली दीवार साफ साफ खड़ी हो चुकी थी। उधर अस्पताल में गायत्री जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। 8 जनवरी की शाम को उसे थोड़ी देर के लिए होश आया। जैसे ही उसने अपने पिता और मामा को सामने देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेडिकल उपकरणों की वजह से बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें और चेहरे के भाव बस यही बता रहे थे कि वह असहनीय तकलीफ में है। उसने इशारों में सिर हिलाया, मानो कहना चाह रही हो कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मामा जब उसके पास झुके और ध्यान से देखा तो वे भीतर तक सिहर उठे। गायत्री के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। गले के पास, हाथों पर। यह देखकर उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर यह सब एक हादसा था तो फिर ये निशान कैसे? ये जो निशान गायत्री के शरीर पर दिखाई दे रहे थे वो किसी बीमारी या फिर मेडिकल रिएक्शन नहीं थे। ये निशान किसी संघर्ष की गवाही दे रहे थे। ये उस ज्यादती की ओर इशारा कर रहे थे जो एक बंद कमरे में
एक मासूम लड़की के साथ हुई थी। जब मामा ने इन चोटों को लेकर वार्डन से सीधा सवाल किया तो वार्डन ने एक और कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि जब गायत्री को उठाया जा रहा था तब उसकी सहेली श्रुति ने उसे कसकर पकड़ लिया होगा, उसी वजह से यह निशान पड़ गए होंगे। मामा ने बिना देर किए श्रुति से बात की। श्रुति जो गायत्री की करीबी दोस्त थी, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। वार्डन जो कह रही थी वह सच नहीं है। इस जवाब के बाद परिवार के मन में अब कोई शक नहीं बचा था। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित साजिश लग रही थी और इसके पीछे कोई गंभीर अपराध छिपा हुआ था। 9 जनवरी को गायत्री के पिता और मामा कदम कुआं थाना पहुंचे। वहां की इंचार्ज थी एसओ रोशनी सिंह, एक महिला पुलिस अधिकारी। परिवार को उम्मीद थी कि एक महिला होने के नाते वह एक बेटी के दर्द को समझेगी और गंभीरता से कार्रवाई करेगी। शिकायत दर्ज कर ली गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ समय बिताया जा रहा था। न जांच में तेजी थी, न किसी से सख्त सवाल। हर तरफ बस टालने वाला रवैया दिखाई दे रहा था। उधर अस्पताल में भी माहौल बदलने लगा था। जो डॉक्टर पहले कह रहे थे कि गायत्री की हालत में थोड़ा सुधार है, वही अब परिवार से बात करने से बचने लगे। जब मामा ने केस से जुड़ी मेडिकल समरी और रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टर सतीश और उनकी टीम ने कथित तौर पर मना कर दिया। कहा गया, हम रिपोर्ट नहीं देंगे, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। परिवार ने सवाल किया कि मरीज उनकी बेटी है, अगर वे उसे दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं तो रिपोर्ट देना तो उनका अधिकार है। लेकिन डॉक्टर अपनी बात पर अड़े रहे। आरोप है कि इसी दौरान बहस भी हुई और डॉक्टरों की ओर से रसूख का डर दिखाया गया। कहा गया कि तुम नहीं जानते हम कौन हैं। सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसकी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसे अस्पताल में इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन वे पूरी तरह खामोश थे। ऐसा लग रहा था मानो हॉस्टल, अस्पताल और सिस्टम के बीच कोई अनकहा समझौता, जिसका मकसद सच को दबाना था। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल की एंट्री होती है। वह थाने पहुंचती है, लेकिन परिवार का आरोप है कि वह संवेदना जताने नहीं बल्कि समझौते की पेशकश करने आई थी। कहा जाता है कि उन्होंने पिता से कहा, केस खत्म कर लो, मेरे हॉस्टल की बदनामी होगी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बताओ, मदद कर देंगे। एक पिता के सामने उसकी बेटी के सम्मान की कीमत लगाई जा रही थी। पिता ने साफ और दो टूक जवाब दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इंसाफ लेकर ही रहूंगा। कहते हैं जब किसी इंसान का वक्त बुरा चलता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। 11 जनवरी को वह सबसे दुखद खबर आ जाती है। गायत्री यह जंग हार जाती है। उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें, सब उस मशीन की लगातार होती बीप के साथ खामोश हो जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। गायत्री के निधन की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। न पूरी रिपोर्ट आई थी और न जांच पूरी हुई थी, फिर भी एक अधिकारी माइक पर आकर यह कह देता है कि लड़की के कमरे से काफी दवाइयां मिली और यह खुद को नुकसान पहुंचाने का मामला लग रहा है। सवाल यह था कि इतनी सारी दवाइयां किसी स्टूडेंट को आखिर किस डॉक्टर ने दी, और अगर कमरे में यह सब मौजूद था तो वह वार्डन कहां थी जो 24 घंटे निगरानी का दावा करती थी। सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन चीजों का जिक्र किया गया
वे परिवार ने पहले कमरे में नहीं देखी थी, क्योंकि उनके सामने तो वहां पूरी सफाई हो चुकी थी। तो क्या ये सब चीजें बाद में वहां रखी गई? क्या कहानी को मोड़ने के लिए सबूत गढ़े गए? ये सवाल हर किसी के मन में चीख चीख कर पूछ रहे थे कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। परिवार पीछे हटने को तैयार नहीं था, वह अड़ गया था। परिवार अब पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं था। उसने साफ कहा कि इस तरह की खानापूर्ति वाली जांच को वे किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। दबाव बढ़ा, हंगामा हुआ, सवाल तेज हुए। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और साथ ही एक SIT बनाई गई ताकि मामले को गहराई से जांच हो सके। जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई तो उसने उस पूरी दवाइयों वाली थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में साफ संकेत थे कि गायत्री के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। ये सामान्य निशान नहीं थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उसके साथ बेहद गलत व्यवहार हुआ है और जबरदस्ती की पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। डॉक्टरों की राय थी कि गायत्री की मौत सिर्फ किसी पदार्थ के सेवन से नहीं, बल्कि उस शारीरिक आघात और मानसिक सदमे के कारण हुई है जिससे वह गुजरी थी। डॉक्टरों ने दबी जुबान में परिवार से यह भी कहा कि इस लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसने बचने की पूरी कोशिश की थी, उसने हिम्मत दिखाई थी। अब जरा सोचिए, शुरुआत में क्या कहा गया था? खुद को नुकसान पहुंचाने की बात। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? दवाइयों की कहानी। लेकिन मेडिकल साइंस खुद गवाही दे रहा था कि यह मामला कहीं ज्यादा गंभीर और अमानवीय था। इस खुलासे के बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई। जो बातें अब तक कानों कान कही जा रही थी वो खुलकर चर्चा का विषय बन गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े कई चौंकाने वाले सच सामने आने लगे और यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है, जब मीडिया और कुछ निडर पत्रकारों ने, जिनमें बड़े और प्रतिष्ठित अखबारों की टीमें भी शामिल थी, अपनी तहकीकात शुरू की तो पता चला कि शंभू हॉस्टल को लेकर पहले से कई शिकायतें मौजूद थी। हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों और वहां काम कर चुके लोगों ने नाम न बताने की शर्तों पर जो बात बताई वे बेहद हैरान करने वाली थी। बताया गया कि इस हॉस्टल का संचालन मनीष नाम का एक व्यक्ति करता था, एक ऐसा शख्स जो कुछ साल पहले तक एक साधारण नौकरी में था, लेकिन बहुत कम समय में उसकी हैसियत अचानक बदल गई। महंगी गाड़ियां, बढ़ता हुआ रुतबा और प्रभाव, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आरोप यह भी लगे कि हॉस्टल की आड़ में कुछ गलत गतिविधियां चल रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के वक्त अक्सर महंगी गाड़ियां हॉस्टल के आसपास दिखाई देती थी, खासकर हॉस्टल के पीछे का वह दरवाजा जहां CCTV कैमरा की पहुंच नहीं थी। उसी रास्ते से संदिग्ध आवाजाही होती थी। सवाल उठता है कि यह सब हो कैसे रहा था? इसके पीछे असली सूत्रधार कौन था? इसी दौरान एक नाम सामने आता है। वो नाम है फूल जोशी। फूल जोशी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी रसूखदार पद से जुड़ी हुई है। जांच के दौरान एक कागज और एक लिस्ट मिलने की बात भी सामने आई, जिसमें कथित तौर पर फूल जोशी का नाम दर्ज था। आरोप है कि यह महिला इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी। बताया जाता है कि इनका तरीका बेहद शातिर था। इसे ग्रूमिंग या फिर ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है। सबसे पहले एक किरदार सामने आता है, मिष्टी। मिष्टी जैसी महिलाएं जिन्हें हॉस्टल में वार्डन या केयर टेकर के रूप में रखा जाता था। उनका असली काम सिर्फ देखरेख नहीं, बल्कि लड़कियों का भरोसा जीतना था। मिष्टी जैसी एजेंट हॉस्टल में आती, भोली भाली लड़कियों से दोस्ती करती,
खास तौर पर उन लड़कियों से जो साधारण परिवार से आते थे, जो पहली बार बड़े शहर में आए थे या जिन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत होती थी। धीरे धीरे उनके दिमाग में भरोसा की जगह बनाई जाती थी ताकि वे किसी खतरे को खतरा समझ ही न सके, और यहीं से उन सपनों की दुनिया में दरार पड़नी शुरू हो जाती थी जिन्हें लेकर ये लड़कियां अपने घरों से निकलती थी। इस पूरे सिस्टम का तरीका बेहद शातिर बताया जाता है। सबसे पहले लड़कियों को भावनात्मक सहारा दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे उनकी परेशानियों को समझने का नाटक किया जाता था और फिर उन्हें लालच भरे प्रस्ताव दिए जाते थे। कहा जाता था कि तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, बस एक बार बड़े साहब से मिल लो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। जो लड़कियां इस बातों में आ जाती थी वे बिना समझे इस जाल में फंस जाती थी। लेकिन जो लड़कियां गायत्री जैसी होती थी, संस्कारों वाली, पढ़ाई पर ध्यान देने वाली, अपने काम से काम रखने वाली, उनके साथ मामला कुछ अलग बताया जाता है। आरोप है कि ऐसी लड़कियों को खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाकर दिया जाता था। ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे उनका होश कमजोर हो जाए और वो खुद को संभालने की हालत में न रहे। जब वे विरोध करने की स्थिति में नहीं होती थी तब उनका फायदा उठाया जाता था। कहा जाता है कि इन लड़कियों का सौदा किया जाता था। कम उम्र की लड़कियों के लिए बड़ी रकम तय होती थी। यहां तक कि यह भी आरोप है कि कुछ मामलों में कम उम्र की लड़कियों के फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते थे ताकि अगर कानून की शिकंजा कस भी जाए तो उन्हें बालिग साबित किया जा सके। इस पूरे खेल में शामिल लोगों को मोटा कमीशन मिलता था। गायत्री के साथ भी शायद यही करने की कोशिश की गई होगी। वह 5 जनवरी को हॉस्टल पहुंची थी। संभव है कि उसी दिन उसे निशाना बना लिया गया होगा। उसने विरोध किया होगा, उसने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया होगा। उसके शरीर पर मिले चोटों के निशान यही तो बताते हैं कि उसने आसानी से हार नहीं मानी होगी। और जब उन लोगों को यह लगा कि मामला हाथ से निकल सकता है, कि लड़की ने यह सब देख लिया है या वह किसी को बता देगी, तो उसे हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की गई होगी। इसके बाद शुरू हुआ उस घटना को खुद उठाया गया कदम साबित करने का खेल। आरोप है कि उसके कमरे में कुछ चीखें। इसके बाद शुरू हुआ उस घटना को खुद उठाया गया कदम साबित करने का खेल। आरोप है कि उसके कमरे में कुछ चीजें रख दी गई होगी। शायद उसे जबरदस्ती कुछ खिलाया और पिलाया गया होगा। सिस्टम को मैनेज किया गया होगा। परिवार का यह भी आरोप है कि थानेदार रोशनी सिंह ने उस पर दबाव बनाया। उस वक्त कही गई लाइन, तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है, अब जाकर समझ में आती है। शायद यह एक इशारा था कि तुम लोग बहुत ताकतवर लोगों से टकरा रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन सच चाहे जितना भी दबाया जाए एक दिन सामने जरूर आता। जब यह मामला मीडिया में आया, जब लोग सड़कों पर न्याय की मांग करने लगे, तब जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई। तब जाकर प्रशासन को झुकना पड़ा। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह थी कि उसे तब पकड़ा गया जब वह थाने में ही कथित तौर पर आराम से बैठा हुआ था। बाहर एक पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था और अंदर आरोपी को वीआईपी जैसा व्यवहार मिल रहा था। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया गया। वहां रहने वाली दूसरी लड़कियों के बयान सामने आए, जिसने इस बात की पुष्टि की कि उस हॉस्टल का माहौल सुरक्षित नहीं। एक लड़की ने बताया कि हॉस्टल में कुल 3 दरवाजे थे। 2 दरवाजों पर निगरानी रहती थी, लेकिन तीसरे दरवाजे पर नहीं। वही तीसरा दरवाजा उस अंधेरा रास्ता था जहां से सब कुछ होता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन क्या पूरा इंसाफ मिला? क्या इस पूरे खेल के असली और बड़े नाम फूल जोशी जैसे लोग वाकई कानून की गिरफ्त में आए? परिवार आज भी डर और उम्मीद के बीच जी रहा है। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि अब भी मामले को उलझाने की कोशिशें जारी है।
अब एक नई थ्योरी सामने लाई जा रही थी कि शायद गायत्री के साथ हॉस्टल में नहीं बल्कि घर से लौटते वक्त कुछ हुआ होगा। यानी अब भी उसी हॉस्टल और उस सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही थी। इस इलाके के लोग जो पहले डर के मारे चुप थे, अब वे बोलने लगे। वे कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक हॉस्टल नहीं था बल्कि रसूखदार लोगों के लिए एक तरह का सेफ हाउस था। हॉस्टल तो बस एक दिखावा था, असली खेल उसके पीछे चलता था। आज गायत्री हमारे बीच नहीं है, उसका कमरा खाली पड़ा है, उसकी किताबें वहीं रखी गई है, लेकिन उसके सवाल, उसका संघर्ष और उसके साथ हुआ अन्याय आज भी जवाब मांग रहा है। फिजिक्स वाला की वो कोचिंग की रसीदें, वो पढ़ाई के नोट्स, वो डॉक्टर बनने का सपना और वो सफेद कोट, सब कुछ वही का वही रह गया। पीछे अगर कुछ बचा तो बस एक बूढ़े पिता की आंखों से बहते हुए आंसू, जो आज भी खुद से और सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी बेटी की गलती क्या थी? क्या उसने कोई अपराध किया था? क्या डॉक्टर बनने का सपना देखना गलत था? क्या एक सुरक्षित माहौल की उम्मीद करना किसी अपराध से कम है? यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हम बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हमारी बेटियां आसमान छुएगी, आगे बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी, लेकिन हकीकत यह थी कि जमीन पर हम उन्हें एक सुरक्षित छत तक नहीं दे पा रहे हैं। जिन हॉस्टलों को हम दूसरा घर मानते हैं, जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही कई बार सबसे असुरक्षित जगह साबित हो जाते हैं। और यह सवाल सिर्फ एक हॉस्टल पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। जब तक ऐसी सोच वाले अधिकारी सिस्टम में बने रहेंगे, जब तक मनीष जैसे लोग ताकत और रसूख के दम पर खुलेआम घूमते रहेंगे, और जब तक फूल जोशी जैसे कथित संरक्षक पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित करते रहेंगे, तब तक सुरक्षा सिर्फ भाषणों और फाइलों तक सीमित रहेगी। हकीकत में यह एक सवाल बनकर ही खड़ी रहेगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको जगाना है। अगर आप एक माता पिता हैं तो अपनी आंखें खुली रखिए, अपनी बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उनकी खामोशी को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा दर्द शब्दों में नहीं चुप्पी में छिपा होता है। और अगर आप एक छात्र या छात्रा हैं तो अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखिए। अगर कहीं भी कुछ भी अजीब लगे, कुछ भी गलत महसूस हो तो आवाज उठाइए, सवाल कीजिए, चुप मत रहिए। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। गायत्री को इंसाफ मिलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त और जांच तय करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि फिर किसी और पिता को अपनी बेटी के लिए ऐसे सवाल ना पूछने पड़े। उस पिता के आंसुओं का जवाब यह समाज तभी दे पाएगा जब असली गुनाहगारों को सजा मिलेगी और ऐसी घटनाओं को दबाने के बजाय रोका जाएगा। अगर इस वीडियो ने, इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता पैदा की हो, थोड़ी सी भी संवेदना जगाई हो, तो इस बात को आगे तक पहुंचाइए, सवाल पूछिए, चर्चा कीजिए और चुप्पी मत ओढ़िए। हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम उसे आपके सामने जरूर लाएंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।